देश में अलग अलग मामलों में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही हैं। इन कार्रवाइयों को विपक्ष आवाज दबाने की साजिश करार दे रहा है। पिछले दिनों नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ को कांग्रेस ने गलत ठहराया। दिल्ली से लेकर जयपुर तक कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि आज साजिश के तहत विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ईडी कार्रवाई को लेकर दावा करते हुए यहां तक कह दिया कि अगला नंबर राजस्थान का है। उन्होंने कहा कि इस देश में केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल भेजा जा रहा है। राजस्थान को लेकर भी ईडी तैयारी में है। चीफ मिनिस्टर से लेकर मंत्री तक ईडी के टारगेट पर हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी ईडी कार्रवाई पर कई बार सवालिया निशान लगा चुके हैं। और ये तय बात है, राजस्थान में भी तैयारी है ईडी की। राजस्थान में चीफ मिनिस्टर से लेकर मंत्रियों तक को टारगेट पे ले रखा है। और मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि मैंने ईडी को फेस किया है। जिस दिन हमारा बहुमत था उसके एक दिन पहले मैं ईडी कार्यालय में जयपुर गया था। इसलिए ये मानकर चलना, मैं आज कह रहा हूं, यदि केंद्र सरकार ईमानदार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यदि उस फैसले में यह आ जाता कि ईडी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करेगी, ईडी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी, तो देश में आज आबोहवा अलग होती। उधर महाराष्ट्र में पात्रा चौल मामले में शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत की गिरफ्तारी पर गदर मचा हुआ है। राउत की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब हमारा वक्त आएगा तो सोचिएगा क्या होगा। उद्धव ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए यहां तक कह डाला कि वक्त हमेशा बदलता रहता है। संजय राउत की गिरफ्तारी गलत है। देश में संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो रहते बदलते रहते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। बहरहाल ईडी कार्रवाई कितनी सही है कितनी गलत, इसको लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ईडी की बढ़ती कार्रवाइयों के मद्देनजर देश का सियासी पारा लगातार गर्मा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे फिर वही ईडी को लेकर। फिर वही इसलिए क्योंकि ईडी में रोज कुछ ऐसा नया आ रहा है कि चर्चा करना जरूरी हो जाता है। ईडी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, राजनीतिक दल सभी अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं, अपने अपने तरीके से ईडी के नए नए नाम रखते हैं। कोई कहता है कि ये संयोग की सीरीज है, कोई कहता है कि ये सोची समझी साजिश है। ईडी की टाइमिंग को लेकर रखे हैं। और अब महाराष्ट्र को लेकर जो राजनीति छिड़ रही है उसमें संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कस गया है। इसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक और नई बात कह दी और उनका यह कहना है कि अब अगली बारी राजस्थान की है। इससे पहले भी कोशिश हो चुकी है। तो आखिर ईडी का क्या सियासी इस्तेमाल हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जैसा कि विपक्ष कह रहा, सत्ता पक्ष खुद कहता है कि अगर आप दोषी नहीं हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये किसी तरह से राजनीति से प्रभावित है तो क्या एजेंसियों को इससे मुक्त करने के लिए कुछ नया विचार हमारे संविधान में नहीं आता? संवैधानिक व्यवस्था में क्या नए बदलाव की जरूरत अगर ऐसा है तो महसूस होती है? बात करेंगे इन सभी मुद्दों को लेकर। हमारे साथ विशेषज्ञ कुछ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक दलों से भी और पत्रकार के तौर पर भी। सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस नेता के तौर पर प्रतीक सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र धवाई जी हमारे साथ बीजेपी से इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। श्याम जी, सबसे पहले आपके पास, आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये कहा है कि ये कोई संयोग की सीरीज नहीं है, टाइमिंग ऐसे कुछ नहीं है, ये सोची समझी साजिश है ईडी का जो इस्तेमाल है। और अगली बारी राजस्थान की है क्योंकि वो खुद एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से ठीक एक दिन पहले ईडी के कार्यालय में गए थे और उनका कहना है कि टाइमिंग, हर जो भी विपक्ष में जो भी उनके खिलाफ आवाज होता है, केंद्र के खिलाफ आवाज उठाता है, कुछ बोलने लगता है, ठीक उसी वक्त ईडी को ये सूझता है कि इन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए हैं और सीधा उन पर धावा बोल दिया जाता है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये जो कहा है, क्या ये एक बार फिर हमें इस दिशा में सोचने को मजबूर कर देता है? जैसे उन्होंने खुद ने भी एक उपाय सुझाया इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि ईडी को सारी शक्तियां दी जाती है, वो गिरफ्तारी भी कर सकती है, सब कुछ उसको जो अधिकार मिले हुए हैं सब सही हैं, लेकिन उसे
अब खुद के अंडर ले लेना चाहिए ताकि ईडी पर जो विश्वसनीयता है लोगों की बनी रहे? श्याम जी। देखिए प्रभात जी, जिस प्रकार का वातावरण अभी देश में चल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ईडी का उपयोग जो कुछ करना चाहिए एक केंद्र की सरकार के लोगों को वो कर रहे हैं, क्योंकि वो सदुपयोग करना जानते हैं। और ये भी बात सही है कि उसने कुछ मामले तो हैं, पुराने मामलों को उठा करके अभी उसको जांच कराने का जो सिलसिला शुरू हो जाता है, तो कुछ न कुछ घटना तो घटी होगी, क्योंकि ईडी बिना घटना घटे कोई कुछ कर नहीं सकती। कोई 8 साल पुराना, कोई 4 साल पुराना, कोई 3 साल पुराना। तो इस तरह से ईडी के पास जानकारियां तो सारी होती है कि लेन देन जो होता है सब गवर्नमेंट के पास होता है, सारी जानकारियां कि कौन कितना लेन देन कैसे करता है। लेकिन टाइमिंग पे आप जिस तरह से प्रहार करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने आप को मजबूत करो और बाकी को कमजोर करो, मतलब संगठित रहने ही नहीं दो, ये सारी बातें जो देखने को मिल रही है। जैसे प्रताप सिंह कचरिया का ईडी का संबंध पहले भी था, पहले भी उनकी जांच हो चुकी है। अब वो जांच में उजागर क्या हुआ वो अभी तक पता नहीं पड़ा, लेकिन आज की स्थिति में यदि दोबारा से उनको आशंका प्रकट हो रही है कि हमारी जांच की जा सकती है, क्योंकि आप प्रहार करते हो और मालूम पड़ता है कि कौन ज्यादा केंद्र सरकार के ऊपर छीटाकशी कर रहा है या कुछ कर रहा है, घेरने का प्रयास कर रहा है, तो सब जानकारियां होने के बाद उसको परेशान करने की एक तरीका है तो कर सकते हैं। देखिएगा राजस्थान में तो आप देखिएगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास नंबर में थे, धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ भी छापा डला रहा था, राजीव अरोड़ा के यहाँ भी डला था। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी के जो बड़े भाई हैं उनके यहाँ भी खाद का जो पुराना मामला था, सब्सिडी मामला, उसको खोला गया था। 54 करोड़ रुपए तो उनको तो पेनल्टी भी तक भरने पड़े। तो ये सारी चीजें घटनाक्रम होगा, क्योंकि आप केंद्र सरकार का उपयोग वो किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं। जब आप अपनी एजेंसी का सदुपयोग करना जानते हैं तो वो भी करेंगे। अब आने वाले समय में यदि आपका पास कुछ है नहीं तो पर चिंता की बात नहीं, लेकिन क्योंकि आपके पास पुराने मामले फंसे हुए हैं और वो उसको उजागर करके और जिस प्रकार से करते हैं, ये बात सही है कि राजस्थान में चुनाव होगा 2023 में, तो निश्चित रूप से उससे पहले क्या कुछ घटित हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन ये बात भी सही है कि ईडी का उपयोग जो कुछ हो रहा है राजनीति में, पहले इस तरह का वातावरण देखने को नहीं मिलता था। पहले राजनीतिक सुचिता होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी, और पहले इतना पैसा भी नहीं था, लोग इतना करप्शन के अंदर घुसे भी नहीं था जिस प्रकार से मैं देख रहा कि अब उद्धव ठाकरे के यहाँ भी ईडी का छापा डाला, फिर संजय राउत के यहाँ भी डाला, तो उसको तो आज पेश करके हिरासत में भी ले लिया गया और उनको कहा गया कि पूछताछ होगी। अब 4 अगस्त तक के लिए उनको दिया गया है। तो उनके पास जिस तरह की जानकारी आ रही है तो वो अलग बात है। आज मैं देख रहा था कि जो सांसद है जो उनकी आप क्योंकि देखिएगा जिस प्रकार का वातावरण हो रहा है, राहुल आपकी सोनिया गांधी की पूछताछ के बाद जो देश में जिस प्रकार का वातावरण छाया है, पार्लियामेंट में जो वातावरण बन रहा है, तो कह रही है जया बच्चन कह रही है 11 लाख रुपए भी आपने ले लिया, आप तो पता नहीं कितने में खरीदते थे। तो ये जब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जब शुरू होगा और शशि थरूर ने भी जिस प्रकार से कहा और बाकी के लोगों ने ईडी को लेकर के जो वातावरण इस देश में बना है, और जिस प्रकार से आप देखिएगा कि 9,000 केसेस होते हैं, अगर उसमें केवल 23 केस में आप अपराधी बना पाते हो और 900 करीब 900 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करते हो, तो ये आपका रेशियो जो है बहुत कम है। और लेकिन क्योंकि आपको हावी सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ छूट दे दी कि आप जांच भी करा सकते हो, गिरफ्तारी भी कर सकते हो, उसको आप केवल कारण बताना पड़ेगा, तो आपकी ईडी कमजोर नहीं हुई, वो परिपक्व होकर के एक्शन में आ गई। और एक्शन में आ गई तो अब किसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो उसके खिलाफ होगी जो शासन के तंत्र को मजबूत नहीं होने दे रहा। देखिए संजय अभी तक उनके महाराष्ट्र में कैबिनेट नहीं बन पाई, दिक्कत हो रही है उनको। तो उसको कमजोर करो, उनको इन्वॉल्व करके रखो, जिससे कि सरकार को हम स्थायित्व दे दे। बीजेपी और शिवसेना की जो सरकार में सियासत से कोई ना कोई तार इसका जुड़ा हुआ है। प्रतीक जी, ये सिर्फ बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं ऐसा नहीं है, कांग्रेस के वक्त में भी बीजेपी का भी ये कहना है कि कांग्रेस के वक्त में भी ईडी की छापामार कार्रवाई होती थी। उस वक्त ईडी की छापामार कार्रवाई को सियासत का नाम क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी भी टाइमिंग ऐसी होती थी। और जब खुद सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो बिल्कुल चीजें बदल जाती हैं, ईडी को लेकर विचार बदल जाते हैं। प्रतीक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही।
म्यूट तो नहीं हो रखा आपका? प्रतीक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, शायद कुछ कनेक्शन इशू है। आप एक बार अपने बर्ड्स को या ईयरफोन को आप निकाल दें एक बार, डायरेक्ट इसी के इसको डिस्कनेक्ट कीजिए बर्ड्स को, और डायरेक्ट एक बार आप ऑडियो आने दीजिए अपना। इसको बर्ड्स को आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, आ गई आवाज जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि बीजेपी जो जिस तरीके के आरोप लगा रही है कि हमारे टाइम पे भी ईडी का जो उपयोग होता था वो बिल्कुल गलत है। हमने बिल्कुल जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे और उनके ऊपर कन्विक्शन भी है, उन्हीं के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की। आप खुद सोचिए कि 2014 से पहले कितने लोग ईडी के बारे में जानते थे और आज कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष को दबाने के लिए, लगातार सरकारों को गिराने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी श्याम जी बता रहे थे कि किस तरीके से 10,000 से ज्यादा केसेस में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, एफआईआर दर्ज की है, 900 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और कन्विक्शन रेट उनकी क्या है 0.5%। तो इसीलिए हम ईडी की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। और क्यों सिर्फ ऐसा होता है कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई होती है। महाराष्ट्र की बात मैं आपको बता दूं, किरीट सोमैया ने नारायण राणे जी के खिलाफ एक एफआईआर कराई थी और उन्होंने बोला था भ्रष्टाचार में लिप्त है। और अब 2014 के बाद में जब वो बीजेपी में जब चले गए, उसके बाद से कितनी बार ईडी ने उनके खिलाफ पूछताछ की है। तो ये टाइमिंग का भी सवाल है और ये विपक्ष को दबाने की जो कार्रवाई चल रही है उसको हम सहन नहीं करेंगे और इसके खिलाफ सड़क में भी और संसद में भी हम पूरी तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। नहीं, लेकिन इसका उपाय क्या नजर आता है? अगर आप मान चल लीजिए, आपको ये कहना है कि सियासत हमेशा से इसका इस्तेमाल करती रहेगी, बीजेपी आपके ऊपर, आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन अगर उसे जिस तरह की एजेंसी है, जिस तरह की फेडरल एजेंसी है जो उससे उम्मीद की जाती है, अगर वो सियासत से किसी तरह से अलग नहीं हो पा रही है, सियासत का जो असर है उस पर कम नहीं हो पा रहा है, तो आपको इसका कोई एक वैकल्पिक कोई तरीका तो समझ में आता होगा, ताकि लोगों के जो जहन में सवाल हैं, सियासी दलों के जहन में जो सवाल हैं, जो विपक्ष में होते हैं खासतौर पर तभी उठते हैं, वरना नहीं उठते, उन सवालों का जवाब मिल सके। दोनों तरीके से सरकार उसको एक बिल्कुल एक अलग जो एजेंसी है उसकी तरह या तो काम करने दे, या सुप्रीम कोर्ट उसको अपने अंडर में ले ले और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर ये जो जांचें चल रही हैं उसके उस जांच के ऊपर जुडिक्शन के ऊपर सारी चीजें आगे प्रोसीडिंग हो और उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कोई किसी भी तरीके भ्रष्टाचार के केस में लिप्त है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसके साथ हैं। लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जो और विपक्ष को दबाने के लिए, सरकारों को गिराने के लिए, भाजपा की सरकारों को बनाने के लिए जो ईडी का उपयोग हो रहा है वो तो निंदनीय है। चलिए शैलेंद्र जी, आपके पास लौटेंगे। आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी को भी सुना, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं प्रतीक जी उनको भी आपने सुना। दो चीजें हैं जिनको मैं आपके सामने सवाल के तौर पर पेश करना चाहूंगा। एक तो ये कि इतने दिनों तक कोई भी मामला होता है, 8 साल पुराना, 9 साल पुराना, इस मामले की जो जड़ होती है उसको तभी खोदा जाता है जब उसका सही इस्तेमाल करने का सही वक्त होता है। ये कांग्रेस का भी आरोप है। इस टाइमिंग को लेकर बार बार एक नहीं, दो नहीं, कई हर बार यही इत्तेफाक होता है। जब सियासत में भूचाल हो, जब जरूरत इसकी महसूस होती हो, तभी इसी मामले को उठाया जाता है। सत्ता में आते ही इन मामलों को क्यों नहीं उठाया जाता? एक तो ये सवाल। दूसरा ये, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑप्शन है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन या फिर न्यायपालिका के अधीन इन एजेंसियों को कर देना चाहिए, ताकि बार बार सवाल उठने पर आप पर भी उंगली उठती है, एजेंसी पर भी उंगली उठती है? ये उपाय हो सकता है? प्रभात जी, मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि ईडी की जो स्थापना थी वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही हुई थी और जो अधिकार दिए गए थे वो कांग्रेस पार्टी ने ही दिए थे और उन्होंने उसका सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, ये वो जाने। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदार सरकार आई है, तब से आप देखिए भ्रष्टाचारियों में आतंक है, आप देखिए चोर लुटेरों में आतंक है, आप देखिए जो अपराधी हैं उनमें आतंक है। क्योंकि जो कार्रवाई की जा रही है, जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, आईटी हो या ईडी हो, और ये कार्रवाई तभी करती है जब कहीं ना कहीं कोई तथ्य होता है। अगर कोई कंप्लेंट होगी, कोई रिपोर्ट होगी जिसके आधार पर ये आगे कार्रवाइयां बढ़ती हैं, क्योंकि इनका एक पूरा प्रोसीजर है, पूरा कानून बना हुआ है और उस कानून के तहत ये काम करती हैं, जो कि बिल्कुल संवैधानिक तौर पे काम करती हैं। आपने देखा होगा अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक 242 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि जो ईडी के अधिकार हैं वो बिल्कुल सही हैं और उनको पावर है, वो बिना कारण के अरेस्ट कर सकती हैं, उनकी संपत्ति जब्त कर सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की कार्रवाइयों पे संतुष्टि दिखाई है। आप देखिए, तो ये इनका कहना कांग्रेस पार्टी का हमेशा कि बीजेपी इसका दुरुपयोग करती है, ये बिल्कुल गलत है।
पार्टी ने कभी दुर्भावना से, पॉलिटिकल द्वेष से कभी दुरुपयोग नहीं किया। जब इनके कर्म ही ऐसे, आप देखिए भ्रष्टाचारियों के जब कर्म ही ऐसे होंगे तो कहीं ना कहीं कोई केंद्रीय एजेंसी आएगी। आज प्रताप सिंह खाचरियावास का क्यों उनको याद आ गया स्टेटमेंट देना कि साहब राजस्थान में भी ईडी आ सकती है? क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका पहले भी एसीडी का मामला बना था और उसको किस तरह से उन्होंने सरकार का सहयोग लेके दबाया, वो सारी राजस्थान की जनता जानती है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो ईडी कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस के समय में जब यूपीए का मनमोहन सिंह सरकार थी, तब 9 वर्षों में उन्होंने सिर्फ 4000 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी और 112 छापे मारे थे और 1867 मुकदमे दर्ज हुए थे। लेकिन जब से ईमानदार नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आप देखिए 8 साल में भ्रष्टाचारियों के छक्के छूट चुके हैं और आप देखिए लगभग 3000 छापेमारी हो चुकी है और उनमें 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। 3555 केस दर्ज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये संपत्तियां जब दर्ज हुई हैं तो कहीं ना कहीं अनैतिकता है, फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन है, कहीं आर्थिक अपराध जुड़ा हुआ है, तभी तो ये सारी कार्रवाई हुई है। आज आप तो जो गांधी परिवार था वो अपने आप को कानून से ऊपर मानता था। हमने कानून बनाया है, हमने 60 साल भारत पे राज किया है, हम पे कैसे कोई क्वेश्चन कर सकती है ईडी? आज जब वो फंसे, भ्रष्टाचार जब उनका उजागर हुआ, तब आज जब उनको याद आ रही है। आप बताइए, ईडी जो कार्रवाई कर रही है कानून सम्मत कर रही है। और ये भी पता है, प्रतीक जी को मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी ईडी कार्रवाई कर रही है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ, वो कोर्ट के आदेश पे कर रही है। आप जबरदस्ती बीजेपी पे लांछन लगाते हो। जितने आपने नाकामियां की हैं, जितनी भी आपके 50 साल की, 55 साल के शासन की नाकामियां हैं, उसको अब आप भारतीय जनता पार्टी पे थोपने की कोशिश करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो जो आपने गलत काम किए थे, जो आपने काम अधूरे छोड़ दिए थे, जो नीतियों को अधूरा छोड़ दिया था, उन नीतियों को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। इसीलिए 8 साल में ईडी का खौफ अपराधियों में हुआ है, भ्रष्टाचारियों में हुआ है। मैंने एक स्टेटमेंट देखा था दिल्ली में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे थे, भाई ईडी का आतंक पूरे देश में। बिल्कुल है आतंक, अपराधियों में आतंक है, भ्रष्टाचारियों में आतंक है, चोर लिटोरों में आतंक है। और जो भी अगर गलत काम करेगा, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी। अगर कोई और आईपीसी का ऑफेंसेस होंगे तो उसमें सीबीआई कार्रवाई करेगी। अगर इनकम टैक्स का नोटिस तक दिया हुआ है उन लोगों को, गांधी फैमिली को, तो आईटी भी कार्रवाई करेगी। तो ऐसा नहीं है, मैं यही बताना चाहता हूं प्रभात जी, और उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मोहर लगाई है। ईडी जो कार्रवाइयां कर रही है एक तरह से बिल्कुल कानूनन रूप से, संवैधानिक रूप से सही है। प्रतीक जी, आप एक तो काउंटर करना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें एक सवाल और ये साथ में कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई डर नहीं है तो फिर इतनी घबराहट की क्या बात है? आप आराम से अपनी जो कार्रवाई हैं उनको फॉलो कीजिए, उनको फेस कीजिए। निर्दोष होंगे तो आप अपने आप उससे बरी हो जाएंगे। नहीं, मुझे तो शैलेंद्र जी की बात पे हंसी आ रही थी कि ईमानदारी, मोदी सरकार जो ईमानदारी से काम कर रही है वो बिल्कुल भी गलत, सरासर गलत है। अगर ये बोल रहे हैं कि हमने, बताइए ना, कोई तथ्य लाइए प्रतीक जी, हवा में बात मत करिए, तथ्य लाइए। अगर आपके पास तथ्य है तो तथ्य बात करिए, हवा में बात मत करिए। अगर हमने कहा है ईमानदार है, हम जीरो टॉलरेंस की पावर है केंद्र सरकार की, तो आप तथ्य लाइए। अरे आप क्या तथ्य लाओगे? आपके तो गांधी परिवार खुद ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आपने ना तो ईमानदारी है ना सभ्यता है। आप डिबेट कर रहे हो तो शांत रहो, सामने वाले की बात भी सुनो। आप नहीं, तथ्यों के साथ रखिए ना बात, हवा में बात नहीं होगी प्रतीक जी। या तो पढ़ के आइए, तथ्य लेके आइए, होमवर्क करके आइए, तब डिबेट कीजिए। संपत्ति जब्त कर ली। आप मुझे एक बात बता दें प्रभात जी कि पिछले 8 साल में कन्विक्टेड रेट क्या रही है? ईडी की कितनी कन्विक्टेड रेट रही है? 0.5%। तो ये जो इनके आंकड़े हैं वही बताते हैं कि लोगों को और विपक्ष को जबरन केसों में घसीटा जा रहा है। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट की ये बात कर रहे थे, 2G के मामले में ईडी ने 1000 पन्ने की पूरी चार्जशीट बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दिया था। तो आप ये सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है उस पर बात मत कीजिए, आप इस पे बात कीजिए कि मुझे ऑब्जेक्शन है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये अपमान कर रहे हैं, ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं सर्वोच्च माननीय न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं सुनी जा सकती है। आप इनको बताइए प्रतीक जी को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना करें। शैलेंद्र जी, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा, मैं अपनी बात आगे बढ़ा। आप बोल रहे हो, जिस हिसाब से आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, और ये कंटेम्प्ट ही कर रहे हैं आप उसके खिलाफ। आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को डस्टबिन में डाला था कि नहीं डाला था? अरे आप बात रखिए ना, आप तथ्य बताइए कि कैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईमानदार नहीं है, ये तथ्य बताइए ना।
मैं आप आपसे जिस बोल बात रखना चाहते हैं उस पर बात रखिए। के कंप्लेंट के खिलाफ ईडी ने कब नारायण राणे को पूछताछ के लिए बुलाया, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, आज तक बुलाया कि नहीं बुलाया नारायण राणे को? एक बार भी एक बीजेपी का नेता बता दीजिए या बीजेपी के सपोर्ट के एमडी के नेता बता दीजिए जिनको पूछताछ के लिए ईडी ने आज तक बुलाया हो। एक नेता का नाम आपके पास नहीं। सतीश जी मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ मैं। श्याम जी देखिए, कन्विक्शन जो रेट रही है वो तो एक अलग विषय है। अब उसको क्योंकि मामले चलते रहते हैं, कन्विक्शन रेट अभी 1 साल का ये हो सकता है आगे बढ़े, हो सकता है घटे भी। लेकिन श्याम जी ये बात देखिए, बीजेपी के ऊपर एक और ये जो आरोप कांग्रेस ने लगाया है या फिर दूसरे राजनीतिक दलों के भी आरोप है, कोई भी व्यक्ति वो जब तक विपक्ष में है तब तक दागी है, और जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसकी जांचें रुक जाती हैं, और उसके ये भी कहा जाता है कि सारे पाप धोने हैं तो बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। या कांग्रेस और टीएम जो तमिल पश्चिम बंगाल की जो पार्टी है उसके ममता बनर्जी की पार्टी, उनके भी नेताओं के ये आरोप थे कि जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उनके खिलाफ अब उनको कोई पाप या उनको कोई बुराई नजर नहीं आती। देखिए प्रभात जी, ये बात सही है कि मुकुल राय जब टीएमसी में हुआ करते थे, शारदा चिटफंड के मामले में जांच हो रही थी, बीजेपी ज्वाइन करी तो जांच रुक गई, अब वापस से वो वापस चले गए टीएमसी में, फिर जांच शुरू हो गई। ये बात है, नारायण राणे का भी मामला सही है, बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उनकी जांच नहीं होगी। भाई सरकार में बैठे लोगों के इशारे पर कुछ तो होता ही है। अब आप शैलेंद्र जी बार बार कह रहे थे कि हम ईमानदार हैं, राफेल के मामले में तो बहुत सारी चीजें हो गई, आपने तो अगर वो तो खोलने ही नहीं दिया, आपने तो कहा कि उसमें तो पार्लियामेंट की कमेटी जांच नहीं कर सकती, उसके अकाउंट्स नहीं देखे जा सकते, तो बहुत सारी चीजें थी, राफेल के बारे में बात ही नहीं करने देना चाहता कोई, और फिर कोर्ट में जाके जो कुछ हुआ है सारी बातें। अब अगर आप मामला कोर्ट में गया श्याम जी, तो कोर्ट है, अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप एप्रोप्रिएट फोरम पे जाएं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्यों बने हुए हैं? अब मेरी बात सुनिए ना, मैंने बोला है ना इस बार, मैंने तो गलत बोला ही नहीं। आप जब देखिए, अगर चंदा आपको 95% मिलता है, बाकी को 5% मिलता है, क्योंकि सरकार आपकी अभी कोई जांच नहीं हो सकती, बाद में जांच होने का मामला आएगा तो आएगा जब सरकार नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत सारी चीजें आज आपके सामने खड़ी हुई है, क्योंकि आप विपक्ष के पास जो कुछ है और गड़बड़ी कुछ हुई है, निश्चित रूप से थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हुई होगी, इसलिए आप पुरानी जांचों को खोलते हैं और वो जांच होती है, होने भी चाहिए, अगर कर रहे हैं तो सारी बातें आ रही है सामने। लेकिन ऐसे वक्त पे क्यों होती है जब आपके इलेक्शन आ जाते हैं, राज्यसभा का चुनाव आ जाता है या बाकी के चुनाव, अब 2023 में चुनाव होंगे, तो पहले से ही इस तरह का वातावरण बनाने के लिए जो कुछ करना होता है करेगी सरकार, के पास साधन है तो उसका सदुपयोग करती है, जिससे केंद्र सरकार को अधिकार है तो वो करेगी, उसमें दो राय नहीं, करना भी चाहिए अगर उसके पास है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में जो कुछ खिला, पूर्व शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ जो कुछ सामने आया, और उनकी जो मुखर्जी हैं उनके पास जो कुछ सामने निकल के जितना धन आया, सब कुछ आया, देखा सबने, इसलिए ममता बनर्जी भी पीछे हट गई। तो बहुत सारी चीजें, केसेस के मामले में नेताओं का जो करप्शन बढ़ गया है, पहले इतना सुचिता भी होती थी, इतना करप्शन नहीं होता था पहले के नेता जो हुआ करते थे, बहुत सारे लोग इस चीजों से डरते थे, दूर रहते थे। लेकिन अब तो नेता बनने के बाद उसके पास कितना पैसा कैसे कहाँ से आ जाता है, तो ये जांच का विषय बन जाता है, आराम से बनना भी चाहिए, उसको दो राय नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक जीवन में जीने के लिए आए हो और आपको तनख्वाह से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना अगर आपके पास मिलता है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो है। लेकिन ये बात थी कि अगर साधनों के तरीके से जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए सब कुछ किया जाता है, तो एक तरह से राजनीति में ठीक बात नहीं कही जा सकती है। अब सोनिया गांधी से आप जांच कर रहे हो, 8 साल पुराना मामला, ये भी कह रहे हो कोर्ट के माध्यम से रीओपन हुआ है, ओपन भी हुआ है। अब अगर राहुल गांधी से अगर बातचीत कर ली तो सोनिया गांधी से बातचीत करने से कोई नई चीज खुलेगी नहीं, तो मर ही गए उसमें जो करने वाले थे, क्योंकि आपको उस जमीन का जो अलॉट की गई है उसके ऊपर आपको वो दिक्कत है, तो आपको जमीन के ऊपर तो आप कोर्ट से या आप खुद उसको कैंसिल कीजिए, कब्जा कीजिए, कौन मना करता है? जब आप अटैच कर सकते हैं 1 लाख करोड़ की संपत्ति, तो 2000 करोड़ की संपत्ति को अटैच करने में दिक्कत है, लेकिन आप अटैच भी नहीं करोगे, आप उनको बंद भी नहीं करोगे, केवल जांच लंबी चलाओगे, जिससे कि वो विचलित हो जाए, वो जिस काम में लगे वो दूर हो जाए उससे, और आप अपना काम जो कर सके करो। महाराष्ट्र में अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बन पाया, इसलिए संजय राउत गड़बड़ कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, आपके खिलाफ बहुत बोल रहा था, और वो उन लोगों को दबाने का प्रयास भी कर रहा था जो कि आपके शिवसेना और आप में गठबंधन हुआ है और नई सरकार वहां बनी है। तो ये सही बात है कि देखिए, प्रतिपक्ष को दबाने के लिए
अगर ईडी की जांच होती है, सीबीआई की जांच होती है, तो ये एक राजनीतिक सुचिता नहीं कही जा सकती है। ये संजय जी परिवर्तन के होना। सवाल को मैं आगे जी श्याम जी के सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ शैलेंद्र जी, जो उन्होंने एक बात कही थी ना रफाल को लेकर। देखिए, रफाल को लेकर, पीएम केयर्स को लेकर, और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, ना तो इनकी कोई ऑडिट हो सकती है, ना इनकी कोई जांच हो सकती है, ना इनके बारे में कोई ये पता लगा सकता है कि कहां से पैसा कहां गया। और ये सब नियमों में संशोधन करके किया गया। पुराने जब नियम बने हुए थे तो नियमों में संशोधन को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार पर इतना ही 0% टॉलरेंस अगर इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, तो फिर इनके फंड की जांच को रोकने के लिए ये बैरियर्स क्यों लगाए गए? प्रभात जी, मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी विधायिका कानून बनाती है या संसद कानून बनाती है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, अगर वो कानून असंवैधानिक है या वो अल्ट्रा वायरस है या कहीं इनकंसिस्टेंसी है, तो माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, वो उसको इंटरप्रिटेट करते हैं और उनकी व्याख्या करके देखते हैं कि ये सही है नहीं है। आप देखिए, जो भी बात रखी गई है, वो कोई भी कानून अगर चैलेंज हुआ अभी है तो उससे सुप्रीम कोर्ट ने कोई या उच्च न्यायालय ने कोई राहत नहीं दी है, तो इसका मतलब कानून सही है। दूसरी बात, मैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक जी को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के समय में जो ईडी की कार्रवाइयां हुई थी, इन्होंने दबाव बनाकर बसपा की जो मुख्यमंत्री रही थी मायावती जी और मुलायम सिंह सहपा के, उनके जो केसेस थे वो विड्रॉ किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी व्यक्ति का केस विड्रॉ नहीं किया है। आप देखिए, कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी में आया है, उनके खिलाफ चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभात जी, एक बात सुने। और यूपी में योगी सरकार ने केस विड्रॉ किए सर। अरे ये वाले नहीं, जो कांग्रेस के समय में ईडी की कार्रवाई वाली बात कर रहा हूं मैं। जो कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई की थी वो विड्रॉ किए थे कांग्रेस ने। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई विड्रॉ नहीं किया, कोई भी केस। और मैं ये बता देना चाहता हूं, भारत की जो व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप देखिए, कोई भी मुकदमा होता है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंस के केस हो, चाहे सिविल केस हो, वो सालों चलते हैं। और कई बार क्या होता है, नई फैक्ट्स निकल कर आते हैं, जब छानबीन होती है, अनुसंधान बढ़ता है, तो वो कई फैक्ट्स आते हैं तो वो वापस रीओपन भी करती है कोर्टें। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही ऐसा प्रकरण है जो लंबा चल रहा है। आप देखिए, हजारों ऐसे, लाखों प्रकरण है जो आज तक चल रहे हैं। तो ये न्याय प्रक्रिया है, प्रोसीजर में टाइम लगता है, फैक्ट फाइंड, कई बार फैक्ट्स आ जाते हैं। जी समय कम है, प्रतीक जी का काउंटर ले लेता हूं। प्रतीक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? नहीं, मैं यही कह रहा था, जो प्रभात जी पूछ रहे थे कि यूपी में जो केस वापस लिए, तो थोड़ा सा आप उस पर भी बोल देते शैलेंद्र जी, थोड़ा सा आप उस पर भी बोल देते कि जो नारायण राणे जी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी ईडी की, वो रुक क्यों गई है, उस पर भी थोड़ा सा बोल देते आप। तो इन सब पे भी थोड़ा सा कार्रवाई सब पे चलेगी। आप ये निश्चित मान के चलिए, अगर कोई भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई चलेगी। हम कांग्रेस पार्टी की तरह केस को विड्रॉ नहीं करते हैं, हम उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। हमने आज तक किसी भी केस को विड्रॉ नहीं किया 8 साल में। राणे जी को कितनी बार बुलाया आपने पूछताछ के लिए? बिना पूछताछ के कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी? आपने मायावती जी का केस क्यों विड्रॉ कर लिया? आपने मुलायम सिंह जी के खिलाफ केस को विड्रॉ क्यों कर लिया ईडी का? विड्रॉ नहीं किया, केस चल रहे हैं। तो फिर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी केस विड्रॉ नहीं हुआ है, पूरे केसेस चल रहे हैं। ये प्रक्रिया है, न्याय की व्यवस्था है, उसके तहत काम हो रहा है, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से। माफी चाहूंगा आप सबसे, समय कम है, माफी चाहूंगा आप सभी से। दरअसल बात यह है कि ये वही है कि हमाम में सब एक ही अवस्था में है, और आरोप प्रत्यारोप जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं, पाले के इधर होते हैं, तो हम एक अलग भूमिका में होते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं तो अलग भूमिका में होते हैं, लेकिन पाला बदलते फिर हम हमारी पुरानी भूमिका में आ जाते हैं। दिक्कत यह है कि अगर ये सियासी लगाम है तो इसको सियासी लगाम से मुक्त कैसे किया जाए, ताकि उन्मुक्त होकर ये एजेंसियां अपनी कार्रवाई को कर सकें। अगर मान लीजिए कोई एडॉप्ट सिस्टम भी करना है, अगर कोई नियमों में बदलाव करना है, अगर सही तरीके से काम करे तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं, किसी तरह की कोई गुंजाइश इसमें नजर आती है, ताकि इस पर जो भरोसा है, ये भरोसा बने रहना बहुत जरूरी है। कोई भी एजेंसी अगर काम करती है तो दुनिया का भरोसा, उसका कोई भी फैसला जब सामने आएगा तो उस पर भरोसा दुनिया तभी करेगी जब उसकी कार्यप्रणाली पर उनका भरोसा होगा। तो इस भरोसे को बनाए रखने के लिए अगर जरूरत महसूस होती है इस बात की कि इन एजेंसियों को और शक्तिशाली बनाया जाए और विश्वसनीय बनाया जाए, तो जो भी करना चाहिए वो किसी भी सियासी दल को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।